सिर्फ डीडी न्यूज पर। वो वक्त जब देश का एजेंडा साफ हो चुका होता है, सियासत का हर दांव, सरकार की हर हलचल और साथ ही देश दुनिया की हर वो खबर जो आपको जाननी जरूरी है, क्योंकि 12 बजे लाइव हर खबर पर नजर में हमारी हर खबर पर पैनी नजर है। मैं हूं आपके साथ भावना नायर। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। संसद सत्र के बीच आज प्रधानमंत्री की मौजूदगी में एनडीए सांसदों की बैठक, मॉनसून सत्र की रणनीति पर चर्चा। झारखंड और कर्नाटक में पेपर लीक के बाद कांग्रेस की चुप्पी पर भड़की बीजेपी, संबित पात्रा ने पूछा अब कुछ क्यों नहीं बोलते राहुल गांधी। स्पेन के सेउटा इलाके में बड़ी संख्या में प्रवासियों का पलायन, यूरोपीय संघ ने आज बुलाई इमरजेंसी बैठक। पश्चिम एशिया में कूटनीतिक कोशिशों को झटका, ट्रंप ने कहा ईरान के पास समझौते के लिए आखिरी मौका, डील नहीं तो बर्बाद होगा ईरान। और सीधा लोकसभा की कार्यवाही का रुख करते हैं। 40 करोड़ लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उनकी चुनौतियां, कुछ नीतियों और कुछ विधेयकों पर चर्चा होती है। इसलिए ये नारेबाजी करने का मंच नहीं है, तथ्य लेकर आने का मंच नहीं है। लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी असहमति व्यक्त करें। लेकिन सदन चर्चाओं के लिए, इन्हीं चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। नारेबाजी और तथ्यों से हम लोगों की अपेक्षा, आकांक्षा पूरी नहीं कर पाएंगे। मेरा आग्रह आपसे, मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि आप प्रश्नकाल चलाना चाहते हैं, मैं सबको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। चलिए, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की कार्रवाई एक बार फिर स्थगित हो गई। आज लोकसभा में मॉनसून सत्र का आज 12वां दिन है। आपको बता दें, लगातार पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही बाधित हो रही है और अब लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। विपक्ष का लगातार हंगामा यहां देखने को मिला, नारेबाजी देखने को मिली। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कई बार अपील की विपक्ष से कि वे अपनी सीट पर जाके बैठ जाए और ये प्रश्नकाल बेहद ही महत्वपूर्ण समय होता है 11 से 12 बजे तक का, जब जो सांसद है वो मंत्रालय से सवाल पूछते हैं, मंत्री से सवाल पूछते हैं और फिर उसका जवाब मंत्री देता है। लेकिन लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर से बाधित हुई है विपक्ष के हंगामे के चलते। लोकसभा स्पीकर ने अपील करी कि वो पर्याप्त मौका देंगे। ये लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, वो जो समय होता है, वो बेहद ही महत्वपूर्ण समय होता है। सदन की कार्यवाही बेहद ही महत्वपूर्ण समय में हो रही होती है। ऐसे में बार बार लोकसभा की कार्यवाही को बाधित करना, नारेबाजी के जरिए, तख्तियां दिखाने के जरिए वेल तक आ जाना, ये कहा लोकसभा स्पीकर ने कि ये मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। विपक्ष से बार बार अपील करने के बावजूद भी जब विपक्ष ने बात नहीं मानी, तब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। आइए आगे बढ़ते हैं 11 बजे लाइव। हर खबर पर नजर में संसद सत्र के बीच एनडीए का मंगल मिलन हुआ है और प्रधानमंत्री की मौजूदगी में तमाम मुद्दों पर मंथन हुआ है। आपको बता दें कि संसद परिसर के जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम, जो कि है संसद परिसर में पुस्तकालय में, वहाँ ये एनडीए का मंगल मिलन हुआ है। हर मंगलवार को हम देख रहे हैं कि इस तरीके का मंगल मिलन कार्यक्रम हो रहा है। बीते 28 जुलाई से हम देख रहे हैं कि हर मंगलवार को एनडीए का जो घटक दल है वो साथ आके बैठते हैं और फिर रणनीति तय होती है, फिर चाहे वो संसद सत्र से जुड़ी हुई हो। 2 प्रेजेंटेशन आज के मंगल मिलन बैठक में हुए हैं। खेलों में भारत की उपलब्धि पर प्रेजेंटेशन हुआ है, साथ ही रोजगार सृजन में भारत के बढ़ते कदम पर भी प्रेजेंटेशन हुआ है। दोनों प्रेजेंटेशन मनसुख मांडविया ने दिए हैं और बैठक में बीजेपी के सभी सहयोगी दल जो हैं वो मौजूद रहे हैं।
खेलों में भारत की उपलब्धि पर प्रेजेंटेशन हुआ है। साथ ही आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, जहां रोजगार सृजन में भारत के बढ़ते कदमों पर भी चर्चा हुई है। तो मंगल मिलन में 2 अहम प्रेजेंटेशन दी गई और बैठक में बीजेपी के सभी सहयोगी दल दिखे, यानी एक शक्ति प्रदर्शन भी यहां देखने को मिला। सभी के बीच जो एकजुटता है और संगठनात्मक प्रयास जो इस समय एनडीए करता हुआ नजर आ रहा है, वो मंगल मिलन में साफ तौर पर दिखाई दिया। सुदीप बंदोपाध्याय बैठक में पहली बार शामिल हुए। लोकसभा में एनसीपीआई नेता है सुदीप बंदोपाध्याय। शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, हर हफ्ते हम देख रहे हैं कि इस तरीके का मंगल मिलन कार्यक्रम होता है और संसद पुस्तकालय के जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाता है। आज 2 अहम प्रेजेंटेशन दिए गए हैं, क्या मुख्य उद्देश्य रहा? देखिए, जब भी संसद का सत्र चलता है तब मंगलवार को एनडीए की बैठक होती है और इसे मंगल मिलन का नाम इस सत्र में दिया गया है। आज की बैठक में जो 2 प्रेजेंटेशन हुए हैं वो मनसुख मांडविया ने, जो खेल मंत्री भी हैं और युवा मंत्री भी हैं, उनकी तरफ से हुए हैं। और हम जानते हैं कि भारत की जो प्रतिभाएं हैं, खेल प्रतिभाएं, वो दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रही हैं, तमाम पदक जीत रही हैं। और हाल में जो प्रतियोगिता चल रही है उसमें हम देख रहे हैं कि नित्य नए रिकॉर्ड बन रहे हैं भारत की तरफ से। उसको लेकर एक प्रेजेंटेशन हुआ है कि कैसे भारत में जो खेल को लेकर जो बढ़ावा देने को लेकर योजनाएं हैं, क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। खेलो इंडिया को लेकर जो एक अभियान शुरू किया गया था, हम जानते हैं कि खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो विशेष ध्यान दिया गया था, उसके नतीजे अब दिख रहे हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिता है उसमें भारत पहले के मुकाबले ज़्यादा अब पदक जीत रहा है। इसको लेकर एक प्रेजेंटेशन मनसुख मांडविया जो खेल मामलों के मंत्री हैं, उन्होंने एनडीए के सहयोगी जो सदस्य हैं, जो तमाम राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य हैं, उनके सामने रखा है। दूसरा जो प्रेजेंटेशन हुआ है उसमें बताया गया है कि भारत न केवल बीते 12 वर्षों में पहले के मुकाबले, यूपीए के मुकाबले या फिर दुनिया से अगर तुलना करे तो भारत में जो अब अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो काफ़ी कम हो गया है और एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है अलग अलग सेक्टर्स में। इसके साथ ही साथ ये भी बताया गया उस प्रेजेंटेशन में कि कैसे युवा खुद स्वरोजगार करे और दूसरों को नौकरी दे। उस दिशा में जो इकोसिस्टम बनाया गया उस पर कितना प्रगति हुई है और उल्लेखनीय सफलता हासिल हुई। हम जानते हैं कि अंतरिक्ष तक में जो सफलता हासिल हुई उसमें हम प्राइवेट सेक्टर के जो उद्यमी हैं, जो स्टार्टअप हैं, वो आगे आए हैं। तो कैसे दुनिया देख रही है कि भारत ने एक स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाया है। 2 महत्वपूर्ण मुद्दे रहे, एक तो स्टार्टअप और खेल, किस तरीके से भारत आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और सरकार की आगे की क्या रणनीति है, इस पे मंगल मिलन हुआ। लेकिन अब संसद के मानसून सत्र पे आ जाते हैं जिसका आज 12वां दिन है। शैलेंद्र, एक बार फिर लोकसभा की कार्यवाही बाधित हो गई, प्रश्नकाल नहीं चल पा रहा है। विपक्ष अपनी जो भी मांगे हैं उस पर अड़े गए, लेकिन सरकार भी गंभीर नजर आ रही है। ऐसे में विपक्ष बिल्कुल चलने नहीं दे रहा। इस समय संसद में व्यवधान लगातार देखने को मिल रहा है। ये देखिए, हम देख रहे हैं कि विपक्ष की एक रणनीति है कि संसद के दोनों सदनों में वो छात्रों के मुद्दे पर जो उनकी मांग है उस पर एक तरह से सरकार से उस मांग को लगातार कर रहे हैं। इस बीच सत्ता की तरफ से शैलेंद्र, यहाँ हम आपको रोकना चाहेंगे, लेकिन यहाँ राज्यसभा की कार्यवाही की तरफ चलना होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू संबोधन दे रहे हैं। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं। ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। हाउस सबका है, ये लीडर ऑफ अपोजिशन का सिर्फ हाउस नहीं है सर, इसको और परमिशन नहीं मिलना चाहिए। नाउ शिवाजी सर, you know, you ask your members to go back to their seat. I am not always, I am not going to allow anyone. Sir, freedom of expression has ensured in the Constitution, sir, is not implemented in Tamil Nadu, sir. Totally freedom of expression is deprived and curtailed. Even the leader of opposition in the assembly. लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। वह राज्यसभा की कार्यवाही चल रही है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक बार अपील करी कि इस तरीके का जो संसदीय व्यवहार विपक्ष के द्वारा दिखाया जा रहा है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि राज्यसभा में फिलहाल कार्यवाही जो है वो चल रही है, लेकिन विपक्ष का हंगामा लगातार वहां पर भी जारी है। शैलेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से शैलेंद्र के पास चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि विपक्ष की रणनीति के साथ यहाँ अपनी मांगों को लेकर कहीं ना कहीं एक जिद लगाकर बैठा है, लेकिन जो संसदीय कामकाज है
वो कहीं ना कहीं उसमें बाधा आती हुई नजर आ रही है। लेकिन सरकार क्योंकि गंभीर है शैलेंद्र, ऐसे में सरकार चाह रही है कि जो भी बिल इस सत्र में पेश किए जाने हैं, पारित किए जाने हैं, वो चर्चा के बाद पारित हो। लेकिन चर्चा उस तरीके से उत्पादकता के साथ नहीं हो पा रही। ऐसे में बिना कम चर्चा के साथ बिलों को पारित कराया जा रहा है। भावना, आपने बहुत सारी बात बताई है। ये देखिए, जैसे ही राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई और हमने देखा कि नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ अपनी बात कहना चाहते थे, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री ने इस बात को कहा कि सदन सबका है, सत्ता पक्ष का भी है और विपक्ष का भी है। केवल बार बार नेता विपक्ष वही बात दोहरा रहे हैं जो कल उन्होंने कही थी या फिर पिछले कुछ दिनों से कह रहे हैं। और सदन में जब हंगामा होता है, गतिरोध के बाद वो सदन स्थगित हो जाता है, हम जानते हैं। तो एक गतिरोध देखने को मिलता है। लोकसभा में भी वो स्थिति दिख रही है और राज्यसभा में भी स्थिति दिख रही है। सरकार ने प्रयास किया था, कल जब बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की बैठक हुई थी लोकसभा की, उसमें एक एजेंडा रखा गया था कि किन किन विधेयकों के साथ सरकार आगे बढ़ना चाहती है। जिन विधेयकों पर कोई विवाद नहीं है सत्ता और विपक्ष के बीच, एक तरह से सहमति है कि उन विधेयकों को पारित कराना जाना चाहिए, उन विधायी कामकाज पर आगे बढ़ाना चाहिए। अब सरकार चाहती है कि उन विधेयकों पर चर्चा हो, उससे पहले प्रश्नकाल में तमाम महत्वपूर्ण सवाल के जवाब जो विभिन्न दलों के सदस्य पूछते हैं, उसमें विपक्ष के भी सांसद काफ़ी रहते हैं, उन पर संबंधित मंत्री जवाब दें, शून्यकाल में कुछ मुद्दे उठाए जाएं। लेकिन विपक्ष की तरफ से कार्य स्थगन प्रस्ताव पर एक चर्चा की मांग होती है कि सारा काम रोककर वो उनकी जो मांग है कि छात्रों पर जो जाती हुई थी उस पर तुरंत ही एक जवाब आना चाहिए। और उसको शैलेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े रहे, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी का कांग्रेस पर निशाना यहां देखने को मिल रहा है। झारखंड कर्नाटक में पेपर लीक का जो मुद्दा है उसको लेकर हम देख रहे हैं कि बीजेपी हमलावर है। और बीजेपी ने कहा है, बीजेपी की तरफ से ये औपचारिक बयान आया कि कांग्रेस आखिरकार चुप क्यों है। जब जंतर मंतर पर हल्ला, तो झारखंड कर्नाटक पेपर लीक मामले पर कांग्रेस की चुप्पी क्यों, ये बड़ा सवाल बीजेपी कांग्रेस से पूछ रही है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि झारखंड और कर्नाटक से जो पेपर लीक के मामलों को लेकर इस समय राजनीति जो है वो गर्माती जा रही है। और इस समय आर पार की लड़ाई यहाँ कांग्रेस और बीजेपी में देखने को मिल रही है, जहां बीजेपी कांग्रेस से सवाल पूछ रही है कि आप झारखंड और कर्नाटक के पेपर लीक मामले पर आखिरकार चुप क्यों हैं। आपको बता दें कि झारखंड में बीते 11 दिनों से छात्र शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ झारखंड सरकार से सवाल पूछा जा रहा है, झारखंड सरकार से मांगे की जा रही हैं, लेकिन वहां पर झारखंड सरकार की तरफ से कोई उन्हें जिनकी मांगे हैं उस पर कुछ भी ठोस आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी का ये बड़ा सवाल कांग्रेस से कि आखिरकार आपने अपने होठ सिल क्यों रखे हैं, क्यों चुप्पी डाल रखी है झारखंड और कर्नाटक के मुद्दे पे। जो गाली दिया है उसके लिए आप लोग पहले देश से माफी मांगो, फिर बाकी बात करो। नाउ श्रीमती सीमा द्विवेदी जी। आदरणीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ। विषय राष्ट्रीय परिवहन आयोग के गठन एवं 6 सितंबर को राष्ट्रीय परिवहन दिवस घोषित किए जाने के संबंध में महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान देश के तो हमने देखा कि लोकसभा की कार्यवाही जहां 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, वहां राज्यसभा में लगातार कार्यवाही चल रही है। और एक बार फिर से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने अपील की है और हमने देखा और हमारे संवाददाता भी बता रहे थे शैलेंद्र मिश्र कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उन्होंने शुरुआत की, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हाउस में जो विपक्ष का हंगामा लगातार देखने को मिल रहा है उस पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने अपने संबोधन में कई बातों का जिक्र किया। बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने आज सुबह मीडिया को संबोधित किया और ऐसे में उन्होंने कहा कि कांग्रेस दोहरे मापदंड अपना रही है। झारखंड में रोजाना हजारों लाखों छात्र आंदोलन कर रहे हैं और वहीं कर्नाटक में गृह मंत्री प्रियंक खड़गे के जो मुद्दे पर जो उन्होंने विवादित बयान दिया है उसको लेकर भी कांग्रेस आखिरकार चुप क्यों है, क्या कुछ कहा संबित पात्रा ने, आइए आपको सुनवाते हैं। कल हमने दोपहर में टीवी में देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके बेटे प्रियंक खड़गे जी ने कर्नाटक में हुए पेपर लीक के ऊपर पुलिस कांस्टेबल भर्ती, उसमें जो घोटाला हुआ, उसमें जो अनियमितताएं हुई हैं, गड़बड़ियां हुई हैं,
उसको लेकर जब छात्रों ने आंदोलन किया और मीडिया के बंधुओं ने प्रियंक खड़गे जी से पूछा कि क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे, क्योंकि आप गृह मंत्री हैं और आपके अंतर्गत ये सब कुछ हो रहा है, तो बड़े अहंकार से प्रियंक खड़गे जी ने कहा कि ठीक है, पहले छात्रों को 25 दिन उपवास करने दो, 25 दिन का हंगर स्ट्राइक करने दो, फिर हम लाठीचार्ज करेंगे और उसके बाद मैं अपने रेजिग्नेशन के विषय में चिंता करूंगा। झारखंड में प्रत्येक दिन सोशल मीडिया के माध्यम से हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से वो आंदोलन कर रहे हैं, यह हम देख रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है, पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ रही। एक तख्ती आपने देखा, कोई कांग्रेस का सांसद उसके लिए पहले माफी मांगना पड़ेगा। ये नाटक नहीं कर सकते हैं। इतने सालों से भगवान राम को इन्होंने जो नफरत फैलाया और भगवान राम के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, पहले माफी मांगना चाहिए। सब कुछ तो यहाँ हमने देखा कि विपक्ष का हंगामा राज्यसभा में भी देखने को मिला, शोर शराबा, और इस हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्रवाई को भी स्थगित कर दिया गया है। और आपको बता दें कि लोकसभा की कार्यवाही भी 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश राज और शैलेंद्र मिश्र जुड़े हुए हैं। राजेश का रुख करते हैं। राजेश, यहाँ हम खबर दिखा रहे थे, झारखंड और कर्नाटक में जो कांग्रेस की चुप्पी है उस पर बीजेपी ने जो हमला बोला है, कहा है कि जंतर मंतर पर तो हल्ला, लेकिन झारखंड और कर्नाटक की बात आई तो चुप्पी। हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर बेहद आक्रामक है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि कर्नाटक में और झारखंड में जो जेपीएससी में गड़बड़ियों को लेकर या छात्रों का जो प्रदर्शन चल रहा है उसको लेकर विपक्ष अपना कोई स्ट्रेटजी बता नहीं रहा है। और हमने देखा कि छात्रों के उग्र प्रदर्शन की वजह से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से हाथ धोना पड़ा और कहीं ना कहीं तमाम जो शिक्षकों जो छात्रों की मांगें थी वो मांगनी पड़ी। उसके बावजूद विपक्ष जो है अभी भी धरना प्रदर्शन संसद के मकर द्वार पर कर रहा है और लगातार जो है गृह मंत्री से बयान की मांग को लेकर राज्यसभा में भारी हंगामा जो है वो करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लिहाजा बीजेपी अब आक्रामक हो गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और विपक्ष के नेता राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि विपक्ष कभी राम मंदिर का विरोध किया करता था, अब वो चंदा चोरी का मामला उठाकर सदन में अवरोध पैदा करने की कोशिश कर रहा है। तो निश्चित तौर पर सदन का माहौल बेहद आक्रामक दिखाई पड़ रहा है और जिसकी वजह से पहले लोकसभा की कार्रवाई और अब राज्यसभा की कार्रवाई जो है उसको भी स्थगित कर दिया गया है। और राज्यसभा में हमने देखा कि लगातार संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू आक्रामक तरीके से विपक्ष पर हमलावर थे। वो लगातार इस मामले को उठा रहे थे कि जब राम मंदिर के मुद्दा जब राम मंदिर बन रहा था उस वक्त ये राम मंदिर को लेकर उत्तेजित हुआ करते थे। आज
चढ़ावा चोरी और मंदिर में चोरी का मसला उठाकर सदन की कार्रवाई को बाधित कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक तरफ जहां बीजेपी के एनडीए मंगल मिलन की बैठक में भी विपक्ष के कड़े तेवर को लेकर रोष जताया गया, नाराजगी प्रकट की गई कि विपक्ष सदन की कार्रवाई में अवरोध पैदा कर रहा है, वहीं कांग्रेस और इंडी गठबंधन जो है उसने भी आज बैठक की और उसने बैठक में ये एजेंडा रखा कि जो गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री को पुलिस लाठीचार्ज के मामले में जो छात्रों पर लाठीचार्ज किए गए उस पर आकर उन्हें सदन में बयान देना चाहिए। तो मामला जो है वो गरमाया हुआ है। पक्ष और विपक्ष दोनों की बैठकें संसद भवन परिसर में आयोजित की गई हैं और दोनों ने अपने अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कमर कसकर तैयारी कर ली है। और अब देखना होगा कि कल भी सदन में भारी शोर शराबे के बीच सत्ता पक्ष को 2 विधेयकों को पारित कराने में कामयाबी हाथ लगी थी। आज 2 बजे के बाद जब सदन की कार्रवाई चलेगी तो सत्ता पक्ष की निश्चित रूप से कोशिश होगी कि वो विधेयकों को पारित कराने की कोशिश करें। बिल्कुल, भले ही शैलेंद्र के बाद रुक करेंगे। शैलेंद्र, अगर संसद के मॉनसून सत्र को अब देखें तो 10 दिन बाकी है, ऐसे में कामकाज के लिहाज से देखें तो अभी भी कई ऐसे कामकाज, विधायी कामकाज है जो इस मॉनसून सत्र के लिए सूचीबद्ध किए गए थे। लेकिन जिस तरीके से बार बार अवरोध, बार बार व्यवधान, गतिरोध के जरिए विपक्ष नहीं चाह रहा कि सदन की कार्यवाही चले और ऐसे में सरकार अपनी रणनीति को लेकर तो मजबूत है, लेकिन संसद में इस समय तीखी बयानबाजी साफ तौर पर देखी जा रही है। देखिए, सत्ता पक्ष की तरफ से अब एक जवाब भी दिया जा रहा है विपक्ष की रणनीति का कि आप सदन में हंगामा करने के नए नए तरीके या फिर नए नए मुद्दे ढूंढते हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से ये बात कही गई कि जब आप पेपर लीक की बात करते थे तो फिर झारखंड में जो परीक्षाओं में जो पेपर लीक हुआ या फिर कर्नाटक में जो कुछ हुआ उस पर आपकी चुप्पी क्यों है, और उसको लेकर हमने देखा कि कई सांसदों ने ये बात रखी है। दूसरी बात है कि चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर विपक्ष का एक प्रदर्शन पिछले कुछ दिनों से संसद भवन परिसर में हर दिन देखने को मिलता है और उसमें जो कुछ हुआ उस पर अब सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि दरअसल ये अपमान है सनातन का, और कांग्रेस पार्टी हो या फिर बाकी अन्य दल हो, जिस तरह उस वक्त उस प्रदर्शन में शामिल थे जब पप्पू यादव ने साधु के वेश में जो एक नाट्य मंचन संसद भवन परिसर के सामने किया था, तो ये फिर दिखाता है कि क्या सोच है कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दलों की सनातन को लेकर। उस मुद्दे पर भी अब देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष ने विपक्ष की सोच और रणनीति पर सवाल खड़ा किया है, और साथ ही साथ सदन के अंदर जो व्यवहार है विपक्षी दलों का, कांग्रेस पार्टी का, उनके सहयोगी दलों का, कि वो चर्चा के बजाय, बहस के बजाय दरअसल हंगामा कर रहे हैं, जिससे प्रश्नकाल नहीं चल रहा है और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पा रही और महत्वपूर्ण विधेयक बिना चर्चा के पारित कराने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तो उस रणनीति पर भी अब सत्ता पक्ष सवाल उठा रहा है कि डिक्टेट आप नहीं कर सकते, सिर्फ आप ये तय नहीं कर सकते कि सदन कैसे चलेगा। सदन चलाना सत्ता और विपक्ष की एक सामूहिक जिम्मेदारी है। सिर्फ विपक्ष अपने हिसाब से अपने मुद्दे उठाए और सत्ता की न सुने, ये चलने वाला नहीं है। ये बात संसदीय कार्य मंत्री ने आज राज्यसभा में कही कि हर बार हर दिन आप एक ही मुद्दा उठाते हैं, अपनी बात रखते हैं और हंगामा करते हैं, ये कतई उचित नहीं है। और सत्ता पक्ष के लोग तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर विपक्ष के रुख पर सवाल भी अब उठा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र और राजेश, इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के दूसरे चरण के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दूसरे चरण में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फबारी वाले पहाड़ी क्षेत्रों में जनगणना की जाएगी। इन दुर्गम क्षेत्रों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसी महीने 17 तारीख से शुरू होगी और घर घर गणना अगले महीने यानी कि पहली तारीख यानी कि 1 सितंबर 2026 से शुरू होगी। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले और पहाड़ी क्षेत्रों में जनगणना का दूसरा चरण 1 से 30 सितंबर तक चलेगा। केंद्र सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। दूसरे चरण की जनगणना पूरी होने के बाद 1 से 5 अक्टूबर तक पुनरीक्षण का काम किया जाएगा। जनगणना शुरू होने से ठीक पहले 17 से 31 अगस्त तक स्वः गणना का विकल्प भी उपलब्ध होगा। देश के बाकी हिस्सों के लिए जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष शुरू होने की संभावना है। इस बार जनगणना के दौरान जाति से संबंधित विवरण भी एकत्रित किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना कराने के लिए 11,718 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, जो अब तक की सबसे बड़ी जनगणना प्रक्रिया होगी।
आइए ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं आपको कि जनगणना जो है वो किस तरीके से इसकी प्रक्रिया जो है वो की जाएगी। अगर जनगणना की प्रक्रिया की बात करें तो आप ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे कि कैसे ही जनगणना होगी। चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे ग्राफिक्स के जरिए अधिसूचना जो है और ये जो दूसरे चरण की अधिसूचना है उसको कैसे जारी किया जाएगा। जनसंख्या की होगी गणना, ये तो जाहिर सी बात है कि जनगणना के अनुसार होगी और लद्दाख के लिए अधिसूचना जो है वो जारी होगी। इसके साथ जनगणना 2027 की बात करें तो जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले क्षेत्र भी इसमें शामिल किए गए हैं। इसके अलावा अगर आपको दूसरे चरण की अधिसूचना के बारे में बताएं तो हिमाचल प्रदेश के बर्फबारी वाले क्षेत्र भी इसके अंदर शामिल हैं, यानी कि वो दुर्गम इलाके जहां जाना बड़ा मुश्किल होता था वहां पर भी उन इलाकों को भी इस प्रक्रिया के अंतर्गत डाला गया है। साथ ही उत्तराखंड के बर्फबारी वाले इलाके भी इसके अंदर शामिल किए गए हैं। इसके अलावा 1 से 30 सितंबर तक ये जनगणना की प्रक्रिया होगी और उसके बाद घर घर जाकर जनसंख्या की गणना जो है वो की जाएगी। घर घर जाके ऑफिसर्स आएंगे और वो आपसे जानकारी लेंगे आपके परिवार के बारे में, आपकी जाति के बारे में, और ये पहली बार इस तरीके से होगा। 1 से 5 अक्टूबर तक का संशोधन चरण है, यानी कि इस चरण में जो भी बदलाव है वो किए जा सकते हैं। 1 अक्टूबर जनगणना की संदर्भ तिथि निर्धारित की गई है और साथ ही 17 से 31 अगस्त तक सेल्फ एन्यूमरेशन का जो प्रावधान है वो इसमें किया गया है शामिल। लोग स्वयं अपनी जानकारी को दर्ज करा सकेंगे। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, आइए उस खबर का भी रुख कर लेते हैं कि तमिलनाडु के पूर्व डिप्टी सीएम हिरासत में ले लिए गए हैं। तमिलनाडु से ये बड़ी खबर, डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन पुलिस की हिरासत में है। आपको बता दें ये इस वक्त की बड़ी खबर है और अभिनेत्री त्रिशा पर की थी उन्होंने टिप्पणी, जिसके बाद उदयनिधि स्टालिन को हिरासत में लिया गया है और अब पुलिस पूछताछ करेगी। तो तमिलनाडु से ये बड़ी खबर आते हुए जहां उदयनिधि स्टालिन को उनके आवास से पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उदयनिधि स्टालिन ने अभिनेत्री त्रिशा के खिलाफ एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद शिकायत के बाद ये देखिए तस्वीरें आ चुकी हैं, ताज़ा तस्वीरें हैं जहां पूर्व डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन को पुलिस हिरासत में लिए हुए कई लोग वहां पे उस समय उपस्थित, नारेबाजी भी हो रही है और एक बड़ा पुलिस बल वहां उदयनिधि स्टालिन को हिरासत में लेता हुआ। तो तमिलनाडु के नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन को हिरासत में यहां लिया गया है। अभिनेत्री त्रिशा पर उन्होंने विवादित टिप्पणी दी थी, अपमानजनक शब्द बोले थे, जिसके बाद शिकायत के बाद उदयनिधि स्टालिन पर ये बड़ा एक्शन लेते हुए तमिलनाडु की पुलिस। 11 बजे लाइव हर खबर पे नजर में इस में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला एमडीएच मसाला। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा, क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं 11 बजे लाइव हर खबर पर नजर और अब वक्त हो चला है देश और दुनिया की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों को जानने का सुपरफास्ट अंदाज में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज भुवनेश्वर से बरहमपुर तक ट्रेन से यात्रा करेंगी और तप्त पानी में मां कंधुनी देवी मंदिर और शिव मंदिर में दर्शन और आरती करेंगी। FSSAI ने डाबर इंडिया के कई उत्पादों को 100% शुद्धता के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है। इन उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य उत्पाद शामिल। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में हो रही है।
लखनऊ में आयोजित हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स देशों के एनएसओ यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक का आज अंतिम दिन। बैठक में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल। सरकार ने पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स यानी कि स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी में संशोधन किया है। नई दरें 3 अगस्त से लागू हो गई हैं। एसोचैम ने भारत, फ्रांस और अरब देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए बिजनेस फ्रांस और भारत अरब वाणिज्य मंडल के साथ रणनीतिक समझौते किए। जुलाई में HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स 53.5 दर्ज किया गया। सर्वे के अनुसार मजबूत मांग और नए निर्यात ऑर्डरों ने उत्पादन को सहारा दिया। AI कंपनी एंथ्रोपिक ने भारत में क्लाउड AI की सेवाओं के लिए स्थानीय डेटा प्रोसेसिंग की सुविधा शुरू करने का किया ऐलान। जम्मू कश्मीर में बादल फटे और अचानक आई बाढ़ से कुपवाड़ा में एक महिला की मौत। कई इलाकों में सड़कें, पुल और दूसरी बुनियादी सुविधाएं प्रभावित। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में 6 अगस्त तक तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है, जिसका असर दिल्ली और NCR में भी दिखाई दे रहा है। होंडा रूस के पूर्व राष्ट्रपति जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेस को भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत ने सशर्त रिहाई दी। उन्हें देश छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को। स्पेन के सेउटा इलाके में बड़ी संख्या में प्रवासियों के पहुंचने के बाद यूरोप में माइग्रेशन संकट गहरा गया है। इस मुद्दे पर यूरोपीय संघ ने आपात बैठक बुलाई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका में यूक्रेन की राजदूत ओल्हा स्टेफनिशिना को उनके पद से हटा दिया है। स्टेफनिशिना को 27 अगस्त 2025 को यूक्रेन का राजदूत नियुक्त किया गया था। गजा में अल-अक्सा अस्पताल के पास मेडिकल गोदाम में हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र ने नागरिकों की मौत की निंदा की। अमेरिका में साइक्लोस्पोरियासिस संक्रमण में अब तक सबसे बड़े प्रकोप की खबर आई है। पहली बार 2 लोगों की हुई मौत। ग्लासगो में अपने नाम की धूम मचाने वाले भारतीय मुक्केबाजी दल और जूडो दल का आज सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। कॉमनवेल्थ के में मुक्केबाजों ने 10 पदक जीते। भारत की युवा साइक्लिस्ट हर्षिता जाखड़ ने प्रतिष्ठित टूर डी फ्रांस फेम्स का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया। भारत के अंडर 20 पुरुष फुटबॉल टीम ने 2 मैचों की श्रृंखला के पहले मुकाबले में सोमवार को यहां सिंगापुर को 3-0 से शिकस्त दी। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन जय शाह ने तंजानिया क्रिकेट अरीना का उद्घाटन किया, जो देश का पहला ICC से स्वीकृत क्रिकेट स्थल है। और आइए अब जानते हैं कि शेयर बाजार का क्या हाल है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि आज कैसा कर रहा है शेयर बाजार कारोबार। तो शेयर बाजार आज कैसा कारोबार कर रहा है, यहाँ ट्रेडिंग कैसी चल रही है, क्या मिला जुला दिख रहा है इस समय असर, या फिर हरे निशान के साथ खुले हैं यहाँ सेंसेक्स, निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक हरे निशान और 2 लाल निशान के साथ यहाँ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है इस समय शेयर बाजार। सेंसेक्स की बात करें तो खुलते ही यहाँ बढ़ोतरी के साथ 40.09 की बढ़ोतरी के साथ, या फिर कहें 0.051% की बढ़ोतरी के साथ 78,679.12 पर कारोबार कर रहा है इस समय सेंसेक्स। वहीं निफ्टी 50 की बात करें तो यहाँ गिरावट दिखने को मिल रही है और यहाँ जो है 24,583.6 पर यहाँ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है निफ्टी 50। वहीं बात करें निफ्टी बैंक की तो 57,751.65 यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो आज की शेयर बाजार की बात करें तो यहाँ कुछ मिला जुला कारोबार यहाँ दिखता हुआ नजर आ रहा है अगर शेयर मार्केट की बात करें। आइए अब देखते हैं कि सराफा बाजार यानी कि सोने चांदी का भाव आज कैसा है। अगर आप आज सोने चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो पहले ये भाव जरूर देख लीजिए। ये आपको बता रहे हैं कि सोने चांदी का आज अगर बात करें तो क्या यहाँ पर भी तेजी देखने को मिल रही है या यहाँ गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए हरे निशान के साथ यानी कि यहाँ तेजी देखने को मिल रही है। सोना प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट का इस समय कारोबार कर रहे हैं 1,43,414 पर। वहीं चांदी का भाव देख लेते हैं प्रति 1 किलो, यहाँ 19,205 पर यहाँ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है चांदी। तो यहाँ दोनों जो सोने चांदी में यहाँ तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ समय से हम देख रहे हैं कि यहाँ उतार चढ़ाव सोने और चांदी के भाव में देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर शेयर बाजार में देखें तो मिला जुला कारोबार। वहीं सोने चांदी के भाव देखें तो यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो ये तो थे आज के अगर कारोबार की बात करें। आइए अब और कुछ महत्वपूर्ण खबरों की रुख कर लेते हैं और वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत की। यहाँ स्पेन इस समय सुर्खियों में है। क्यों? क्योंकि स्पेन के सुवेटा में हुए प्रवासी संकट की बात करें जिसे लेकर आज यूरोपीय संघ की आपातकालीन बैठक होने जा रही है, यानी कि इमरजेंसी बैठक होने जा रही है। सुवेटा में उपजे इस गंभीर प्रवासी संकट पर यूरोपीय संघ की न्याय और गृह मामलों की परिषद द्वारा इस इमरजेंसी बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा। स्पेन की अपील और इटली और डेनमार्क के नेतृत्व में 22 देशों की पहल के बाद ये बैठक होने जा रही है। इस बैठक को बहुत अहम माना जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि कैसे स्पेन में इस समय प्रवासी संकट जो है वो गहराता हुआ जा रहा है, खासकर सुवेटा में।
कई हजार लोग जो है माइग्रेशन करके यहाँ पहुँचे, समुद्री रास्ते से यहाँ पहुँचे, कई लोगों की इसमें मौत भी हो गई है। और जिससे स्पेन के जो स्वेटा इलाके में अनियंत्रित अवैध प्रवेश को रोकने के लिए, प्रवासी तस्करी नेटवर्क से लड़ने के लिए, नई अवैध एंट्री को बढ़ावा देने वाली सभी कारणों को खत्म करने के लिए साझा रणनीति पर विचार विमर्श होगा। तो आज यूरोपीय संघ की जो इमरजेंसी बैठक है, इसमें कई अहम मुद्दे होंगे जो माइग्रेशन से जुड़े हुए हैं या फिर तस्करी से जुड़े हुए हैं, उसको लेकर जो है कई अहम बातें आज इस इमरजेंसी बैठक में आ सकती है। आपको बता दें कि स्पेन में जब ये स्वेटा में इस तरीके से ये जो प्रवासी अवैध तरीके से आ गए, उसके बाद जो है वहाँ की जो सेना है वो एक्शन मोड में आई और कई हजार लोगों को वापस भी भेज दिया गया है। लेकिन स्वेटा पर इस समय संकट जो है वो गहराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अवैध तरीके से कई प्रवासी स्वेटा में दाखिल हो गए। होता क्या है कि क्योंकि स्पेन यूरोपीय संघ का हिस्सा है, यूरोप का देश है, ऐसे में कई प्रवासी चाहते हैं कि वो यूरोप में एंट्री ले लें और उससे उनके जो कई सेक्टर्स में उनकी जो बढ़त है वो हो सकती है और उनको कई रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। ऐसे कई कारणों की वजह से जो माइग्रेशन करके जो प्रवासी है वो यहाँ आ जाते हैं अवैध एंट्री के द्वारा। करीब 60,000 प्रवासियों की यहाँ एंट्री हुई थी, लेकिन कई हजार लोगों को जो वापस भेज दिया, डिपोर्ट कर दिया गया है। यूरोपीय संघ की आज जो आपातकालीन बैठक है उस पर सभी की निगाहें टिकी हैं, जहां 22 देश ये मंथन करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कि इस तरीके के माइग्रेशन को किस तरीके से रोका जाए, साथ ही जो ये लोग हैं उनको किस तरीके से सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि ये जिस खतरों के खेल से होते हुए गुजर के यहाँ आए हैं समुद्री रास्ते से, ये बेहद ही खतरनाक रास्ता है जिसके जरिए ये यहाँ आए हैं। आइए अब आपको पूरा मामला समझाते हैं, आखिरकार ये स्वेटा है क्या और स्वेटा इतना अहम क्यों है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि ये स्पेन का स्वेटा है कहाँ पर और यहाँ किस तरीके से प्रवासी जो है वो यहाँ घुस आते हैं, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है। 2021 में भी हमने देखा कुछ इस तरीके का तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन अब जो तस्वीरें देख रहे हैं आप देखिए, हजारों प्रवासी जो है स्पेन के स्वेटा में आ गए और वहाँ आके ये समुद्री रास्ते से आए, कई लोगों की तबीयत खराब हो गई और कई लोग वहाँ मारे गए। लेकिन क्यों अहम है ये स्वेटा, ये आपको बताते हैं कि समंदर के रास्ते घुसना ज्यादा आसान हो जाता है, इस वजह से ये प्रवासी यहाँ घुस आते हैं अवैध तरीके से। अच्छे भविष्य की और अच्छी रोजगार की तलाश ये चाहते हैं, क्योंकि एक यूरोप का देश है तो वो चाहते हैं कि स्वेटा में उनको पनाह मिल पाएगी। अफ्रीका में स्थित है स्वेटा, आपको बता दें कि उत्तरी अफ्रीका और स्पेन की बॉर्डर पर लगता है और साथ ही साथ मोरक्को भी कहता है कि ये हमारा है। स्वेटा में एंट्री मतलब यूरोप में एंट्री ये माना जाता है, यानी कि स्वेटा में अगर आप घुस गए तो स्पेन में आप घुस गए, ये कहीं ना कहीं इसलिए ये स्वेटा जो है वो अहम हो जाता है। और आसान इसलिए क्योंकि एक समुद्री रास्ता है, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई देशों के जो बॉर्डर है वो भी मिलते हैं, तो समुद्री रास्ता होने के कारण सुरक्षा के लिहाज से भी ये बेहद अहम हो जाता है और कहीं ना कहीं मोरक्को से सटी सीधी ज़मीनी सीमा है। ऐसे में मोरक्को, उत्तरी अफ्रीका और स्पेन, ये स्वेटा, इन तीनों से कहीं ना कहीं इसका मेल है। ऐसे में स्वेटा बड़ा एक कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है जिसमें ये प्रवासी घुस आते हैं और पहले भी हमने इसी तरीके की तस्वीरें कुछ देखी है, इस लिहाज से खास है ये स्वेटा। आइए अब आपको पूरा मामला बताते हैं। पूरा मामला अगर हम आपको विस्तार से बताएं तो सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो बीते हफ्ते की है, जब हजारों की संख्या में आपको बताएं कि अवैध एंट्री हुई इन प्रवासियों की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 4 तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से हजारों की संख्या में लोग ये समुद्र में तैरते हुए आ रहे हैं। ये समुद्र के रास्ते ही आए और स्वेटा में घुस आए। उसके बाद सेना सक्रिय हुई, स्पेन की सेना सक्रिय हुई और उसके बाद इनको वापस कई हजारों लोगों को वापस भी भेजा गया। यहाँ देख रहे हैं कि इनको खाने पीने की सामग्री भी दी गई और आप ये देखिए, ये इस रास्ते से जो है वो आ गए, पूरी तरह से भरे हुए हैं इस समय राहत शिविर। वहाँ के समंदर किनारे डटे ये अभी इस समय प्रवासी हैं, अभी भी कई हजार प्रवासी वहाँ फंसे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ ये जो तस्वीरें हैं वो ये बता रही है कि मोरक्को से किस तरीके से स्वेटा के रास्ते ये घुस आए, तो समुद्र से आसमान तक निगरानी की जा रही है। भाई अब सुरक्षा के लिहाज से अब आपको बताते हैं कि कैसे ये पूरे मामले के बाद अब स्पेन की सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है, यानी कि सक्रिय नजर आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के साथ ही
आपको बता दें कि समंदर से आसमान तक निगरानी रखी जा रही है। स्वेटा सीमा पर स्पेन का सुरक्षा घेरा इस समय सुरक्षा कवच बन चुका है। जिस तरह समुद्र के रास्ते प्रवासी स्वेटा में घुसे तो उसे देखते हुए समुद्र में 500 मीटर लंबा बैरियर तैनात किया गया है। पहले भी कई बैरिकेडिंग वहां कर रखी थी, फेंसिंग कर रखी थी, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि इस तरीके से अवैध तरीके से ये पहले भी घुस के आए हैं यहाँ स्पेन के स्वेटा में। और एक बार फिर कुछ इसी तरीके की तस्वीरें स्पेन के स्वेटा से नजर आई। हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। चंद्रशेखर, एक तो ये समुद्री रास्ता और जिस तरीके से हम देख रहे हैं एक समुद्री सुरक्षा के लिहाज से बेहद ही संवेदनशील ये स्वेटा है। ऐसे में जब ये प्रवासी वहां अवैध तरीके से घुसा है, अब जो आपातकालीन आज बैठक बुलाई है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? अब जो वहां पर ये संकट था, ये संकट तो अभी इस वक्त पे खत्म हो चुका है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो चुके हैं। एक तरफ स्पेन कहीं ना कहीं मोरक्को पे आरोप लगा रहा है कि अगर मोरक्को ने जानबूझकर यहाँ पर लोगों को नहीं भी भेजा तो जिस समय पे लोग यहाँ पे आ रहे थे उस वक्त पे मोरक्को ने अपनी सीमा पे कुछ नहीं किया। ये स्पेन की ओर से मोरक्को के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन के अंदर इसको लेकर के काफी एक विवाद पैदा हो गया है। डेनमार्क, इटली और नॉर्वे जैसे जो देश हैं उनकी ओर से कहा जा रहा है कि स्पेन जो शेंगेन वीजा के तहत आता है उसके शेंगेन वीजा को कुछ देशों ने 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। स्पेन के ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो बॉर्डर कंट्रोल को लेकर के स्पेन सख्त नहीं है और इससे कहीं ना कहीं जो यूरोपियन यूनियन या यूरोप की सुरक्षा प्रभावित होती है। स्पेन की ओर से कहा जा रहा है कि जो स्वेटा का इलाका है वो शेंगेन वीजा के अंदर या शेंगेन इलाके के अंदर नहीं आता है। उसके बावजूद भी यूरोप के जो तमाम देश हैं जिनमें इटली है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, ये स्पेन के ऊपर कहीं न कहीं आरोप लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। और वहीं मोरक्को से कैसे इतनी बड़ी संख्या में ये लोग स्वेटा के अंदर घुसे, इसको लेकर के कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे काफी भ्रामक वहां पर खबरें फैलाई गई। ये कहा गया कि जो स्वेटा और मोरक्को के बीच का बॉर्डर है वो खुल गया है, लोग वहां पर जा सकते हैं। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है स्पेन और मोरक्को के ऊपर कहीं ना कहीं इसका आरोप लगा रहा है। तो ये आरोप और प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए हैं। आज जो यूरोपियन यूनियन के इंटीरियर मिनिस्टर्स की बैठक है उसमें यूरोपियन यूनियन की सुरक्षा को लेकर के और किस तरह से बॉर्डर कंट्रोल जो है यूरोपियन यूनियन का उसको लेकर के वहां पर विचार विमर्श होना है। हालांकि स्पेन की ओर से ये साफ किया गया है कि ये जो इलाका है स्वेटा का इलाका है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के दूसरी साइड पे है और ये शेंगेन इलाके के तहत नहीं आता। स्वेटा से एक जलडमरू मध्य भी गुजरता है। कई देश अपने जहाजों को वहां पोर्ट करते हैं और जहाजों का इस्तेमाल करते हैं व्यापार के लिए। ऐसे में ये कितना संवेदनशील हो जाता है? देखिए, काफी जो इस वक्त जिस वक्त तरह का वक्त चल रहा है उसको देखते हुए ये काफी संवेदनशील है। हॉर्मुज में हम देख रहे हैं कि हॉर्मुज में किस तरह से एक तरफ पे ईरान है, एक तरफ पे ओमान है और हॉर्मुज पे किस तरह से इस वक्त पे कंट्रोल किया हुआ है। ऐसे ही स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, ये काफी महत्वपूर्ण है और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के एक तरफ स्पेन है और दूसरी तरफ ये स्वेटा और मोरक्को है। तो रणनीतिक लिहाज से भी आप देखें तो ये काफी एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बाबल मंदेब और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किस तरह से वहां पर नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है, तो आने वाले समय में ये काफी संवेदनशील हो सकता है। और शायद यही कारण है कि यूरोपियन यूनियन इसको लेकर के काफी सख्त है और आज यूरोपियन यूनियन की वहां पर एक बैठक भी बुलाई गई है। तो काफी महत्वपूर्ण है और रणनीतिक लिहाज से ये इलाका काफी महत्वपूर्ण है और ये जो घटना घटी है ये भविष्य के लिए कहीं ना कहीं चिंता पैदा करने वाली। बिल्कुल चंद्रशेखर, चलिए तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। तो चंद्रशेखर हमारे संवाददाता हम तक एक जानकारी दे रहे थे कि स्वेटा बेहद ही अहम है और स्वेटा में एंट्री मतलब यूरोप में एंट्री होती है। ऐसे में जो प्रवासियों का यहाँ आए अवैध तरीके से समुद्री रास्ते से आए, ऐसे में आज जो ये आपातकालीन बैठक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है यूरोपीय संघ की, जहाँ 22 देश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लेंगे और ये देखेंगे और ये मंथन करेंगे कि इस तरीके की घटनाएं आने वाले समय में ना हो। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि अब हमारे संवाददाता चंद्रशेखर बता रहे थे कि मोरक्को और अब स्पेन के बीच में जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है वो अब शुरू हो गया है। देखना होगा कि आज आपातकालीन की जो बैठक होती है उसमें क्या कुछ निकल कर आता है और क्या चर्चा के जो विषय जो है वो निकलता है इसके अंदर। यहाँ रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जब आएंगे लौटेंगे तो बात करेंगे खेलों की दुनिया की। देखी 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 देखी
की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है। Great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब वक्त हो चला है खेल की खबरों को जानने का। और खास सेगमेंट हमारे स्पोर्ट्स लाइव में हम आपको बताएंगे उस खिलाड़ी के बारे में जिसकी इस समय सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। नाम है जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले क्रिकेटर आकिब नबी का। बारामूला एक्सप्रेस कहे जाने वाले आकिब नबी 29 साल के हैं, जिन्हें बुमराह की जगह श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैच की सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। कश्मीर घाटी के इस खिलाड़ी की चर्चा आखिरकार हो क्यों रही है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। रणजी ट्रॉफी में किया कमाल, अब मिला उसका इनाम। जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को भारतीय टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। इस 29 साल के तेज गेंदबाज का सीनियर भारतीय टीम में पहला चयन है। आकिब नबी ने पिछले 2 रणजी ट्रॉफी सीजन में कुल 104 विकेट लिए। 2025-26 सीजन में उन्होंने 60 विकेट चटकाए और जम्मू कश्मीर को पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब दिलाने में अहम भूमिका भी निभाई। हाल ही में श्रीलंका दौरे पर गई इंडिया ए टीम का भी वो हिस्सा रहे, जहां उन्होंने 2 प्रथम श्रेणी मैचों में 6 विकेट हासिल किए। 2025-26 का सीजन नबी के लिए बेहद शानदार रहा, जहां उन्होंने 8 बार 5 विकेट का हॉल पूरा किया। यही नहीं, नबी ने बल्ले से भी कमाल दिखाया, जहां उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी के एक मुकाबले में हैदराबाद के खिलाफ नाबाद 114 रन की पारी खेली। नबी को अब श्रीलंका में अपने डेब्यू का इंतजार रहने वाला है, जहां अगर वो डेब्यू करने में कामयाब रहे तो रेड बॉल क्रिकेट खेलने वाले वो जम्मू कश्मीर के पहले खिलाड़ी होंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। नबी का आपने जलवा तो देखा और आपने देखा कि 29 साल की उम्र में उन्होंने क्या कमाल कर दिखाया और अब कई उम्मीदें लगाई जा रही है आकिब नबी से, जो जिनको कहा जाता है बारामूला एक्सप्रेस। और अब आकिब नबी से जो उम्मीदें लगाई जा रही हैं वो ये लगाई जा रही हैं कि अब आने वाले समय में वे और कमाल कर सकते हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको आकिब नबी के बारे में और कुछ जानकारी देते हैं और कैसे उनसे भारतीय टीम जो है वो इस समय उम्मीदें लगा रहा है। आकिब नबी के बारे में और कुछ जाने तो आइए आपको बताते कि उस खिलाड़ी ने जिसने सबसे ज़्यादा इस समय चर्चा उनकी क्यों हो रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले हैं ये क्रिकेटर आकिब नबी। 29 साल की सिर्फ महज उम्र है और टीम इंडिया से उनको आया है बुलावा। और पिछले अगर 2 रणजी सीजन की बात करें तो कुल इन्होंने 104 विकेट चटके हैं। साथ ही अगर 2025-26 की इनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो सीजन में उन्होंने 60 विकेट चटकाए और जम्मू कश्मीर को पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब दिलाने में इनकी भूमिका बेहद अहम रही। श्रीलंका दौरे पर भी हम देखें कि किस तरीके से इनका जलवा देखने को मिला। तो इंडिया ए टीम का भी वह हिस्सा थे जहां उन्होंने 2 प्रथम श्रेणी मैचों में 6 विकेट हासिल किए। 2025-26 में आपको बताएं तो सीजन नबी के लिए बेहद शानदार रहा, जहां उन्होंने 8 बार 5 विकेट का हाल जो है वो पूरा किया। साथ ही बताएं विजय हजारे में 114 रन की जो बात है वो भी यहाँ कही जा रही है। तो अब मिला उसको इनाम, आकिब नबी इनका नाम और 29 साल की महज है उम्र, जहां अब इनको भारतीय टीम से बुलावा आया है। कई उम्मीदें इनके साथ लगाई जा रही है क्योंकि जो इनका पिछला प्रदर्शन रहा है वो बेहद ही शानदार रहा है। और अगर बात करें विजय हजारे ट्रॉफी के एक मुकाबले की तो हैदराबाद के खिलाफ नाबाद 114 रन की पारी आकिब नबी ने खेली थी। तो बारामूला एक्सप्रेस से यह भारतीय टीमों को कई उम्मीदें हैं, किस तरीके का कमाल दिखा पाएंगे आकिब नबी की, क्या आगे की रणनीति होगी, क्या वो अपने परफॉर्मेंस में कोई बदलाव करेंगे या यही इसी
स्टैटिक परफॉर्मेंस के साथ यहाँ आगे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। और हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तो गौरव का रुख कर लेते हैं और गौरव से पूछ लेते हैं कि आकिब नबी से आखिरकार गौरव क्या उम्मीदें लगाई जा रही है। हमने पैकेज में तो देखा, स्टोरी में तो देखा कि आकिब नबी का प्रदर्शन बेहद ही शानदार रहा है, लेकिन अब भारतीय टीम से बुलावा आया है तो रणनीति में क्या कुछ बदलाव आता हुआ नजर आएगा आकिब नबी के परफॉर्मेंस में? देखिए भावना, सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि भले ही अभी बुलावा जरूर आ गया है, लेकिन क्या वो प्लेइंग 11 में अपनी जगह बना पाएंगे? बिल्कुल, ये एक बड़ा मुश्किल एक सवाल रहेगा उनके सामने, क्योंकि इस टीम में ऑलरेडी मोहम्मद सिराज हैं, प्रसिद्ध कृष्णा हैं, तो ऐसे में और गन्नू बराड़ जो हैं वो भी इस टीम में है। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि क्या नबी को चयनकर्ता जो है वो श्रीलंका के खिलाफ मौका देते हैं। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी बात क्या है जो उनके पक्ष में जाती है, वो ये है कि आकिब नबी ने जो इंडिया ए के साथ इंडिया के लिए जो मैच खेला था श्रीलंका ए के खिलाफ, वो उसी मैदान पर खेला था जहां पे भारतीय टीम को अपने ये 2 टेस्ट मुकाबले जो है वो खेलने, यानी कि गॉल के मैदान पर ही ये टेस्ट मैच जो है वो पहला टेस्ट मैच जो है वो आयोजित होगा। तो जहां पे आकिब नबी जो है उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था जब वो इंडिया ए की तरफ से उतरे थे और वहाँ पे उन्होंने विकेट जो है वो हासिल की थी। तो ऐसे में उनको पिच का भी अच्छे तरीके से ज्ञान है, साथ ही साथ जो कंडीशंस है उसका भी अच्छे तरीके से मालूमात है। चोटिल हो गए, अब आकिब नबी की एंट्री यहाँ हो गई है, लेकिन इन पर दबाव कितना होगा गौरव? देखिए, जाहिर तौर पर जब आपको इंटरनेशनल की ओर से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का एक मौका मिलता है तो जो भी डेब्यू मैच होता है या कोई भी खिलाड़ी होता है उस पर कहीं ना कहीं दबाव तो हमेशा होता है। लेकिन लगातार क्योंकि वो क्रिकेट जो है वो खेलते रहे हैं, केवल फर्स्ट क्लास ही नहीं बल्कि उन्होंने IPL में भी वो दिल्ली कैपिटल्स की ओर से उतरे थे। लेकिन अब ये मौका जो होगा वो बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर परिस्थितियाँ जो होंगी वो एक तो ये होंगी कि आपके साथ जो साथी जो बॉलर्स हैं उनमें बड़े नाम जैसे कह सकते हैं कि मोहम्मद सिराज हैं, प्रसिद्ध कृष्णा है, इन सब के बीच में आपको फाइट करते हुए अपनी जगह बनानी होगी, आपको अपनी अहमियत को सामने रखना होगा। और इसमें इसीलिए आपको बता रहा हूं कि क्या उनकी खासियत है। उनकी खासियत यह है कि वो राइट आर्म मीडियम फास्ट है और वो दोनों ओर से स्विंग का आउट स्विंग और इन स्विंग जो है वो दोनों करा लेते हैं। साथ ही साथ जब वो अपनी बॉल को रिलीज करते हैं तो उनका जो पॉइंट रहता है वो एक ही रहता है। तो ऐसे में गेंद की जो सटीकता होती है, जो लाइनो लेंथ रहती है, वो सही बना पाने में वो कामयाब रहते हैं। 130 से 140 के बीच की उनकी स्पीड है, तो इस स्पीड से भी वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक प्रभाव छोड़ने में जो है वो कामयाब हुए हैं। और हमने देखा है कि किस तरह से जब जम्मू कश्मीर को उन्होंने रणजी ट्रॉफी का खिताब दिलाया था तो जब मंझे हुए बल्लेबाज यानी कि KL राहुल हों या मयंक अग्रवाल हों, उनको भी उनकी गेंदें उस समय खेलने में काफ़ी दिक्कतें पेश आई थी। तो ये सब एक बातें हैं जो कि इस गेंदबाज के हक में जाती है। लेकिन फिर कहते हैं ना कि टीम इंडिया में भले ही आप सिलेक्ट हो जाओ, लेकिन उसके बाद जो अंतिम 11 है उसमें सिलेक्ट होने के लिए एक काफ़ी कड़ी मशक्क़त जो है वो आपको करनी पड़ती है। और ऐसे में पीछे काफ़ी ऐसे उदाहरण देखे हैं जहाँ पे ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर से उमरान मलिक का यहाँ पे जिक्र करना ज़रूरी है, जो जिनको टीम में ज़रूर शामिल किया गया लेकिन प्लेइंग 11 में वो अपनी जगह जो है वो अंत तक नहीं बना पाए थे। तो ऐसे में इनके सामने एक बड़ी एक कहना चाहिए कि एक कामयाबी हाथ लगी है आकिब को कि यहाँ पर वो टीम इंडिया के लिए ज़रूर उनका चयन हो गया है जसप्रीत बुमराह की जगह पर। लेकिन अब उनके सामने चुनौती ये है कि वो अपने आप को प्लेइंग 11 में किस तरह से फिट बैठा पाते हैं। बिल्कुल, आकिब नबी से यहाँ बहुत उम्मीदें लगाई जा रही है और आकिब नबी के प्रदर्शन पर यहाँ सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। किस तरीके से ये जो कामयाबी उन्हें हासिल हुई है, बुमराह की जगह जो रिप्लेसमेंट आकिब नबी का हुआ है, यहाँ कैसा प्रदर्शन उनका देखने को मिलेगा, रणनीति में क्या बदलाव लेकर आएंगे और बारामूला एक्सप्रेस भारतीय टीम में जलवा दिखा पाएगी या नहीं, इससे सभी को उम्मीदें होंगी। गौरव, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ 11 बजे लाइव हर खबर पर नजर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए आप DD न्यूज के साथ। दीजिए अनुमति, नमस्कार।